Hello, dear students. Now we will learn the last part, that is the fifth part of the third chapter, that is issue of shares. Here we'll learn the difference between. Now, second difference between, that is the initial public offer and the further public offer. Now, the meaning, that initial public offer means that is the offer of securities by an unlisted public company to the public for the first time. मीन्स जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी रहती है वो फर्स्ट टाइम जब भी अपने शेयर्स इशू करती है टू द जनरल पब्लिक इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड दिस पब्लिक कंपनीज आर अनलिस्टेड मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं रहती है उसको बोलते हैं अपन इनिशियल पब्लिक ऑफर. नाउ नेक्स्ट दैट इज द फर्दर पब्लिक ऑफर. फर्दर पब्लिक ऑफर that is the offer of securities by a listed public company to the public to raise the subsequent capital. मीन्स फ्यूचर में जब भी कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना पड़ता है, पैसे की जब भी जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल रेज करेगी. अब ये जो कैपिटल रेज करेंगे बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक नेक्स्ट टाइम, दैट इज नोन एज द फर्दर पब्लिक ऑफर. अब ये जो पब्लिक कंपनी रहेगी वो लिस्टेड रहेगी, रजिस्टर्ड रहेगी स्टॉक एक्सचेंज में, उसको बोलते हैं अपन फर्दर पब्लिक ऑफर. Then next, that is the type of issuer company. Initial public offer, here the issued by an unlisted public company means यहाँ पे compulsory नहीं रहता है public company को to get listed in the stock exchange. तो यहाँ पे unlisted public company shares issue कर सकती है general public को. लेकिन in case of further public offer यहाँ पे public company listed ही रहना चाहिए, compulsory है. Then when issued, अब in case of initial public offer it has been issued by an existing कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी रहती है, जो नई कंपनी फॉर्म हुई रहेगी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो न्यूली सेटअप कंपनी है, वो जो शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को तो फॉर द फर्स्ट टाइम, so that is been issued by an existing or a newly formed company for the first time. And in case of further public offer it has been issued by a listed public company. जो already company existing में है, already जो company form है, वो जो issue करती है shares उसको बोलते अपन further public offer, that is it has been issued by a listed public company. Then order of issue, generally IPO is the first time sale of shares to the public company. Initial public offer में क्या होता है कि जो newly formed company रहती है वो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को. एंड इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर इज द सेकेंड और द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक एंड इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ. मीन्स जब सेकेंड टाइम अपन ऑफर देते हैं जनरल पब्लिक को फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स वो रहता है अपना एफपीओ एंड इट इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ. मीन्स अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसको अपन आईपीओ बोलेंगे और अगर सेकेंड टाइम करेंगे या फिर सब्सिक्वेंट इन फ्यूचर तो उसको बोलेंगे अपन फर्दर पब्लिक ऑफर. देन listening, in case of IPO company has to get itself listed for the first time before issuing IPO. मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में कंपनी को खुद ही लिस्टेड करना पड़ता है, खुद ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में. एंड इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर हियर द कंपनी मेकिंग एन FPO इज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी. मीन्स जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी रहती है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अपन IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर करेंगे मीन्स फर्स्ट टाइम जब अपन इशू करेंगे शेयर जनरल पब्लिक को तो उस समय अपने को लिस्टेड करवाना ही पड़ता है. अब सेकेंड टाइम फिर से करवाने की जरूरत नहीं है. मीन्स एक बार आपका नाम रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया तो फिर दोबारा अपने को लिस्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी रहती है. देन रिस्क, इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो न्यूली फॉर्म कंपनी जो रहती है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है. एंड इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर यहाँ पे रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर इज लेस, क्योंकि इन्वेस्टर को पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, फ्यूचर में कंपनी की पोजीशन क्या रहने वाली है, कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड पता रहती है, इसलिए यहाँ पे लेस रिस्क रहता है. Now next, that is fixed price issue method and book building method. So first the meaning, fixed price issue method. Under this method the issue price of shares is mentioned in the prospectus and investors have to buy shares at that प्राइस ओनली. मीन्स फिक्स प्राइस इशू मेथड में क्या होता है कि ऑलरेडी जो शेयर्स के प्राइस रहते हैं वो फिक्स्ड किए जाते हैं कंपनी की तरफ से. जो मैनेजमेंट कमेटी रहेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वही अपने शेयर्स के प्राइसेस फिक्स करते हैं और वही फिक्स्ड शेयर के प्राइसेस में प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं.
जनरल पब्लिक को। लेकिन इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बिडिंग प्रोसेस। द इन्वेस्टर्स आर गिवन ए प्राइस बैंड एंड आर आस्क्ड टू बिड एट ए प्राइस विद इन द बैंड। अब यहाँ पे क्या होता है बुक बिल्डिंग मेथड में कि कंपनी क्या करती है, जो भी प्राइसेस रहते हैं शेयर्स के वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू फिक्स करती है। मीन्स कंपनी जो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको प्राइस बैंड दे देते हैं कि आप मिनिमम 5 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक बोली लगा सकते हो। बिडिंग प्रोसेस यानी वो बोली लगाना पड़ अपने शेयर्स के प्राइसेस की, तो उसके हिसाब से बोली लगती है और उसके बेस पे फिर अपन प्राइस फिक्स करते हैं शेयर्स के, तो उसको बोलते हैं अपन बिडिंग प्रोसेस। तो बुक बिल्डिंग मेथड में बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अपन शेयर्स के प्राइस फिक्स करते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्राइस ऑफ शेयर्स। In case of fixed price issue method, exit price of shares is known in advance and is mentioned in the prospectus। अब यहाँ पे अपने को अपन खुद ही कंपनी खुद ही प्राइस फिक्स रख रही है ना, शेयर्स के खुद ही डिसाइड कर रही है, तो यहाँ पे शेयर्स के प्राइस फिक्स रहते हैं और वही प्राइस शेयर्स के प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड द प्राइस ऑफ शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस। अपने को पहले से पता नहीं रहता है कि शेयर्स के प्राइस क्या रहेंगे। यहाँ पे तो बोली लगेंगी, उसके बेस पे फिर अपन शेयर्स के प्राइस फिक्स करेंगे ना। तो यहाँ पे अपने को हाँ लगे तो मिनिमम प्राइस कितना है शेयर्स का और मैक्सिमम कितना है, मीन्स बैंड जो रहेगा प्राइस बैंड कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, वो अपने को एडवांस में पता रहता है, लेकिन फिक्स प्राइस वो नहीं पता रहता। Then next prospectus. In case of fixed price issue method, company issues a prospectus and it contains the details of price and the total number of shares offered by the company। अब जो कंपनी रहेगी वो prospectus इशू करती है फिक्स प्राइस मेथड में, उसमें जो शेयर्स के प्राइसेस रहते हैं वो फिक्स रहते हैं और कितने शेयर्स जनरल पब्लिक को अपन इशू कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन रहता है। In case of book building method, company issues a red herring prospectus and it contains only the price band and the total size of the issue। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, जिसमें प्राइस बैंड रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ द शेयर्स मेंशन रहता है और टोटल साइज ऑफ द इशू, मीन्स आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स की बोली लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहता है। Next, determination of demand. In case of priced fixed issue method, company comes to know the public demand for its shares only after closure of the issue। मीन्स अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं और वो पर्टिकुलर पीरियड आपने असाइन किया है 15 दिन का, तो 15 दिन इशू पीरियड क्लोज होने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कंपनी की डिमांड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए और 15 दिन के लिए, तो 15 दिन क्लोज होने के बाद, इशू पीरियड क्लोज होने के बाद फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपको एप्लीकेशन 10,000 के लिए 15,000 एप्लीकेशंस आए होंगे, मीन्स ज़्यादा के एप्लीकेशन आए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कंपनी की डिमांड अच्छी है। वही अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए और आपको एप्लीकेशन आए हैं क्लोजर के बाद 8,000 के लिए, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो भी कंपनी की डिमांड है वो कम है। Then in case of book building method, generally the company can know the public demand for its shares every day। The bids are registered in the book every day till the closure of the issue। मीन्स यहाँ पे जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, तो 5 दिन का आप उनको पीरियड देते हो कि 5 दिन के अंदर आप जो ऑक्शन फॉर्म है वो फिलअप करके और अपना जो आपका जो भी प्राइस आप असाइन करना चाहते हो और जितने भी शेयर्स आप परचेस करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें फिलअप करके सबमिट करते हैं कंपनी को। तो ये 5 दिन में जितने भी अपने इन्वेस्टर्स रहेंगे जो ऑक्शन लगा रहे होंगे या जो बोली लगा रहे होंगे, तो अपने को रोज के उनकी तरफ से अपने को प्रोस्पेक्टस मिलते रहते हैं, एप्लीकेशन मिलते रहते हैं, तो इसलिए उसके बेस पे अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी की डिमांड क्या है। सो एवरी डे द डिमांड ऑफ द कंपनी कैन बी नोन इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड। देन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। In case of fixed price issue method, the application money or the entire money has to be paid by the investor at the time of submitting his application। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वह एप्लीकेशन मनी along with एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को सबमिट करेंगे, या फिर एंटायर मनी भी, जो भी शेयर्स के एंटायर मनी रहेंगे पर शेयर की जो भी वैल्यू होंगी, तो पूरे की पूरे शेयर्स की वैल्यू भी पे कर सकते हैं, प्राइस पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की प्राइस फिक्स है। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग, कि
यहाँ पे अपन पूरे पैसे एक साथ शेयर्स के इन्वेस्टर की तरफ से कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने शेयर्स की प्राइस फिक्स है ही नहीं ना। बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अपन शेयर्स की प्राइस फिक्स करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। Then when used in case of fixed price issue method, it can be used for any issue, public issue हो गया, right issue हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो गया। तो जो फिक्स प्राइस इशू मेथड रहती है अपन कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी मेथड ऑफ शेयर्स में। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड जो रहता है इट इज़ यूजुअली इशूड इन केस ऑफ आईपीओ एंड द एफपीओ। सिर्फ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर रहेंगे उसी टाइम में अपन बुक बिल्डिंग मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। Now last topic, that is the right shares and the bonus shares. Meaning right shares, company offers the existing equity shareholders the first option to buy the shares of the company. Means company in future फर्दर जब भी शेयर्स इशू करेगी जनरल पब्लिक को तो सबसे पहले ऑफर देती है जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स रहेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको कंपनी ऑप्शन देती है टू बाय द शेयर्स एट ए डिस्काउंटेड रेट इज नोन एज राइट शेयर्स। एंड बोनस शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे, उन्हीं को कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज आउट ऑफ रिजर्व और आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पेमेंट इन केस ऑफ राइट शेयर्स, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स। जो भी राइट शेयर्स कंपनी इशू करेगी या ऑफर देंगे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उनको शेयर्स के जो भी डिस्काउंटेड रेट में ऑफर देगी, तो जो भी शेयर्स के प्राइस रहेंगे, डिस्काउंट प्राइस जो भी रहेगी, वो कंपनी को पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। लेकिन बोनस शेयर्स में ऐसा नहीं रहता है। बोनस शेयर्स जो रहते हैं वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती। मीन्स इस पे शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं रहती। बोनस शेयर्स जो रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। देन नेक्स्ट, पार्टली और fully paid up shares. In case of right shares, shareholders have to pay for these shares as application money, allotment money, call money, etc. till the full money on shares is paid up. मीन्स यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको राइट शेयर्स के पूरे जो पैसे रहेंगे वो पे करना ही पड़ता है, या तो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे बाय वे ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फिर कॉल मनी। मीन्स पूरे पैसे शेयर्स पे उनको पे करना ही पड़ता है कंपनी को। लेकिन जो बोनस शेयर्स रहते हैं दे आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स यहाँ पे शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप रहते हैं। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट शेयर्स कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कंपनी को कंपलसरी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन करना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स कम से कम 90% शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स। लेकिन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है कंपनी को। Means no minimum subscription to be collected in case of bonus shares. Then right to renounce, in case of right shares shareholders can renounce his shares. अब यहाँ पे जो renounce यानी क्या होता है कि जब भी कंपनी इन्विटेशन देंगी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को टू बाय द एडिशनल न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी, सो एट दैट टाइम दे कैन ट्रेड दोज शेयर्स इन द ओपन मार्केट, उसको बोलते हैं अपन रिनॉन्स। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास राइट रहते हैं, वो अपने शेयर्स रिनॉन्स कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में। लेकिन बोनस शेयर्स जो रहते हैं दे कैन नॉट बी रिनॉन्स हिज बोनस शेयर्स। जो बोनस शेयर्स रहते हैं कंपनी के, उसके राइट वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन राइट शेयर्स वो दूसरे को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट में। लेकिन बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो अपने बोनस शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देन purpose of issue, in case of right shares is done by a company when it wants to raise fresh funds. तो जब भी कंपनी को फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अपना कैपिटल जब भी रेज करना पड़ेगा, तो उस समय वो राइट
शेयर्स इशू करेगी। लेकिन बोनस शेयर्स जो रहते हैं वो कंपनी इशू करती है व्हेन द कंपनी इज हैविंग एक्यूमुलेटेड ह्यूज प्रॉफिट और द रिजर्व एंड वांट्स टू रिवार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स। तो जब भी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको अपने को रिवार्ड देना है या फिर गिफ्ट देना है, क्योंकि उनके पैसे से कंपनी चल रही है, तो उसकी वजह से जब भी कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ होगा या कंपनी के पास ह्यूज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा या रिजर्व बहुत ज़्यादा जमा हो गया होगा पैसे, तो उस समय कंपनी क्या करेगी, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करेंगी बाय वे ऑफ बोनस। So this was the difference between the right shares and the bonus shares. Now here we have completed our third chapter.